दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस से पूर्व स्थापित विभिन्न राजनीतिक संगठन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो सही उत्तर आप जानते भी हैं, राजा राम मोहन राय को। दोस्तों आप जान लीजिए, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप जान लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप देख लीजिए, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। 1830 में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा करना है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता और सामंजस्य स्थापित करना था। ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में इसे आगे बढ़ाने का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर को जाता है। वह इस आंदोलन में 1843 में शामिल हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों की मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित आदि से रोका। देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया और केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को और भी लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल के बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी गईं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। आप देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग हो गए। देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत ब्रह्म समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा और आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज नाम दिया। 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़े जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आप देखिए दोस्तों, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फेरंजी कमल बोस के मकान, जो इस हेतु किराए पर लिया गया था, वहां पर ब्रह्म समाज की स्थापना की। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इस समाज में 1843 में और केशव चंद्र सेन 1857 में शामिल हुए। देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया, तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.ब्रह्मोसमाज.net, गजेटियर ऑफ इंडिया और मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक आर्थिक इतिहास में ये सभी तथ्य वर्णित हैं।
बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों प्रोफेसर वी.एल. ग्रोवर और प्रोफेसर आर.एल. शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा ये प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में भी यही तथ्य अपनाए गए और प्रायः परीक्षा संस्थानों ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन को उत्तर के रूप में माना, जबकि वास्तविक तथ्य इसके ठीक विपरीत है। केशव चंद्र सेन नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज ये आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक दोस्तों आप तो जानते हैं राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। RRR, तो यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के सूत्रपात राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, नव प्रभात का तारा आदि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? आपको बताना है, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो सही उत्तर है भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत और दैवी है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो और वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। उन्होंने पुराणों जैसे परवर्ती हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। उनके विचार से ये पुराण हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों और अन्य अंधविश्वासों के लिए उत्तरदायी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई और हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों तथा मुसलमान आलोचकों के प्रहार के विरुद्ध ही उनके दोषों के आधार पर चुनौती दी। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो आप जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। इनका जन्म 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत जो कि काठियावाड़ क्षेत्र में एक ब्राह्मण कुल में हुआ। उन्होंने 1860 में मथुरा के स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक अर्थ के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि और वल्लभाचार्य मत का खंडन प्रमुख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? तो उत्तर है आर्य समाज की। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। इसमें देखिए तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके आ जाएंगे तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, फिर स्वामी विवेकानंद और सबसे लास्ट में दयानंद सरस्वती और फिर से लास्ट में स्वामी विवेकानंद। तो 1, 2, 4 और 3, तो 1, 2, 4, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए तुलसीदास का काल 16वीं 17वीं शताब्दी है, राजा राम मोहन राय का 1772 से 1833, दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 और मृत्यु 1883 में, और विवेकानंद का जन्म 1863 और मृत्यु 1902 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो उत्तर है दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन ए आपका
सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन सफलतापूर्वक 19वीं शताब्दी के अंत तक जारी रहा। अगला प्रश्न है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, आपको बताना है। गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, सत्यशोधक समाज या महाजन सभा। तो आप जानते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। दोस्तों 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया और अपनी पुस्तक गुलामगिरी और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किसके कारण। ऑप्शन है एनी बेसेंट के कारण, कर्नल एच एस एलकाट के कारण, विलियम क्रुक के कारण या मदन मोहन मालवीय के कारण। तो सही उत्तर है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः एनी बेसेंट के कारण थी, आप याद रखिएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1879 में कर्नल एस एलकाट और मैडम ब्लावर्ट्स्की भारत आए और मद्रास में जो है अड्यार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित थी। तो सही उत्तर है लड़कियों की आयु 14 और लड़कों की 18 वर्ष। देखिए 1929 में अजमेर निवासी और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना और उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। ये पैराग्राफ किसके विषय में है, आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी, BM मालाबारी, BP वाडिया या नौरोजी फरदौन जी। तो सही उत्तर है BM मालाबारी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए 1853 में जन्मे बहराम जी मालाबारी एक पारसी थे। इन्होंने द इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन किया। ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी और बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। अब आइए कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला है कि कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। अब्दुल अजीज, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद या गोविंद दास। तो सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद दास। दोस्तों एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद के खान के साथ बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने की थी और इस संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध और मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी।
पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू। तो देखिए 2, 3, 4 और 1 सही विकल्प पर आइए। 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। इसमें कथन है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो आप जान लीजिए दोस्तों, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर विकल्प चेंज कर दिया गया है। सी विकल्प में ये ऑप्शन है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना और भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था आपको बताना है। कलकत्ता, लाहौर, बम्बई या पुणे। तो आप सभी साथी जानते हैं बम्बई में। आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था आपको बताना है। तो उत्तर है A.O. ह्यूम। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव A.O. ह्यूम थे। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था और WC बनर्जी 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। तो सही उत्तर है WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा भी गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये भी जानना जरूरी है। ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी या बदरुद्दीन तैयब जी। तो सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। तो आप जानते हैं जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खां, खान अब्दुल गफ्फार खां और सर सैयद अहमद। तो सही उत्तर है सर सैयद अहमद। आप जान लीजिए दोस्तों कि सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में सरकार को ये सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खां को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका के द्वारा किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका।
देखिए लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी और मराठा नामक पत्रों का संपादन किया। इनके द्वारा ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा प्रसिद्ध नारा दिया गया था, लेकिन वे कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो याद कर लीजिएगा, वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेलगांव अधिवेशन 1924 एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आप जान लीजिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने एक बार केवल 1924 के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थीं। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ और दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। आप जान लीजिए कि कांग्रेस के 32वें वार्षिक आयोजन इसका 26 से 29 दिसंबर 1917 को कलकत्ता में हुआ था। इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें आपको अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं का स्थान मिलान करना है। तो अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ में 1940, सरोजनी नायडू आप देख लीजिए 1925, मोतीलाल नेहरू ये अमृतसर के 1919 और राजेंद्र प्रसाद ये बम्बई के 1934 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। तो 4, 2, 1 और 3। तो देखिए कौन सा विकल्प 4, 3, 1 और 2 यहाँ पर मिलान करिए। 4, 3, 1 और 2, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था। कानपुर अधिवेशन जो है ये 1925 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन प्रसिद्ध ऐतिहासिक अधिवेशन है 1916 में और बनारस 1905 में। तो 3, 4, 1 और 2 यहाँ पर देखिए 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए सही सुमेलन इस तरह से हो जाएगा। मेरठ कांग्रेस अधिवेशन 1946 में, कानपुर अधिवेशन 1925 में, लखनऊ 1916 और बनारस अधिवेशन 1905 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RO यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हमने आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।